पिछले क्लास में हम इसका वीडियो बना चुके हैं। इसमें हम लोग देखे हैं कि एसिड क्या है, बेस क्या है और इसका कुछ एक्सपेरिमेंट भी हम लोग कर चुके हैं। तो एक्सपेरिमेंट के माध्यम से हम आप लोग को करके दिखा चुके हैं। जैसे हमारे पास एसिड था, ये बेस था और एक और साल्ट था। इस सबको मैं एक्सपेरिमेंट करके आपको दिखा चुके हैं। ठीक है, अब देखो इसमें हम आप क्या किए थे, यानी कि इसमें चेक करके बताए थे। और देखो हमारे पास पीएच स्केल है, यही स्केल और ये लिटमस पेपर है। लिटमस पेपर के माध्यम से सब आपको यानी कि एक्सपेरिमेंट करके मैं पिछले वीडियो में आपको दिखा चुके हैं। आज जो हम लोग देखने वाले हैं लुईस अम्ल एवं क्षार के बारे में। तो एक वैज्ञानिक थे जिसका नाम था, ये अमेरिकी वैज्ञानिक है, अमेरिकी वैज्ञानिक जिसका नाम है गिलबर्ट न्यूटन लुईस। इन्होंने एसिड और बेस के बारे में अलग कुछ नियम दिए थे, अलग कुछ रूल बताए थे। क्या बताए थे देख लेते हैं। इसके अनुसार कहा कि वह रासायनिक पदार्थ जो एक इलेक्ट्रॉन युग्म ग्रहण करने की क्षमता, एक इलेक्ट्रॉन युग्म उन्होंने जोड़ा, एक इलेक्ट्रॉन युग्म ग्रहण करने की क्षमता हो, उसे लुईस अम्ल कहते हैं, लुईस अम्ल। और उसी प्रकार से इसका विपरीत होता है वह रासायनिक पदार्थ जिसमें इलेक्ट्रॉन युग्म मतलब एक इलेक्ट्रॉन युग्म त्याग करने की क्षमता हो, उसको क्षारक कहते हैं। युग्म मतलब होता है कि जैसे पेयर में होता है, जैसे ध्यान देना, जैसे ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन के ऊपर इस प्रकार से पेयर में इलेक्ट्रॉन होता है। ठीक, तो यानी कि इसके पास दो लोन पेयर इलेक्ट्रॉन होता है। उसी प्रकार से क्लोरीन होता है, तो क्लोरीन में 3 पेयर इलेक्ट्रॉन होता है, क्लोरीन में 3 पेयर इलेक्ट्रॉन होता है। इस तरह से 3 पेयर इलेक्ट्रॉन होता है। तो वही इलेक्ट्रॉन पेयर को क्या कर रहा है कि जो ग्रहण कर लेगा वो एसिड, और जो त्याग कर देगा उसको क्षार कहते हैं, यानी बेस कहते हैं। ठीक, इतना समझ में आ गया। तो यानी कि कौन कहे थे, लुईस, लुईस एम्ल क्षार के बारे में बताए थे, इसीलिए इसका नाम हो गया लुईस। इसका पूरा नाम है गिलबर्ट न्यूटन लुईस, गिलबर्ट न्यूटन लुईस। लेकिन ये लुईस के नाम पर कर दिया कि लुईस अम्ल एवं क्षार के बारे में। अब यानी कि जिसमें लोन पेयर इलेक्ट्रॉन जो होगा, तो अब देखो यानी कि जिसमें क्या करेगा, ग्रहण कर लेगा, एसिड कहलाएगा, और जो त्याग कर देगा वो क्षार कहलाएगा। ये कौन कहे थे, लुईस साहब ने। चलो आगे देख लेते हैं। आगे है, अब देखो अम्ल के प्रकार, अम्ल के प्रकार जो है टाइप ऑफ एसिड, कितने प्रकार के अम्ल होते हैं, तो सबको देखा गया है कि स्रोत के आधार पे, स्रोत के आधार पे एक कार्बनिक होता है, एक अकार्बनिक होता है। स्रोत के आधार पे देखा जाए तो स्रोत के आधार पे एक कार्बनिक और दूसरा अकार्बनिक, जिसको कहेंगे ऑर्गेनिक एसिड और इसको कहेंगे इनऑर्गेनिक एसिड। एक होता है ऑर्गेनिक एसिड, एक होता है इनऑर्गेनिक एसिड। किसके आधार पे, तो स्रोत के आधार पे। दूसरा ऑक्सी एवं हाइड्रोजन की उपस्थिति के आधार पे। अब ऑक्सी मतलब इसमें या तो ऑक्सीजन उपस्थित रहेगा या तो हाइड्रोजन उपस्थित रहेगा, इसके आधार पे यानी कि ऑक्सी एसिड या तो हाइड्रा एसिड। अब इसमें देखो हाइड्रोजन आयन त्याग करने की क्षमता के आधार पर, जैसे H प्लस आयन देने की टेंडेंसी होता है, तो अगर ज्यादा देने की टेंडेंसी होगा तो कहेंगे स्ट्रॉन्ग एसिड है, और अगर कम देने की टेंडेंसी होगा तो कहेंगे वीक एसिड है। उसी को हिंदी में लिखते हैं, स्ट्रॉन्ग को कहते हैं प्रबल अम्ल और वीक को कहते हैं दुर्बल अम्ल, यानी कि दुर्बल अम्ल मतलब वीक एसिड। जलीय विलयन में अम्ल की मात्रा के आधार पे, अब जलीय विलयन में जैसे पानी में घोलेंगे तो एक होता है कंसंट्रेटेड एसिड, एक होता है डाइल्यूट एसिड। कंसंट्रेटेड कहे के मतलब उसमें कोई दूसरा चीज नहीं मिला हुआ, जैसे पिछले क्लास में हम चेक कर चुके हैं कि ये एसिड है। ठीक है, ये एसिड जो है कंसंट्रेटेड एसिड है, और ये कंसंट्रेटेड एसिड को क्या करेंगे, इसमें पानी मिला देंगे तो डाइल्यूट हो जाएगा। तो वही कंसंट्रेटेड को कहते हैं सांद्र अम्ल, और दूसरा कहते हैं उसको पानी मिला दिए हैं, मतलब डाइल्यूट कर दिए हैं, उसको तनु अम्ल कहते हैं। तो यानी कि इसको हम स्टेप बाय स्टेप देखते हैं, सबका एक स्टेप बाय स्टेप देखो। तो पहला में आ गया कार्बनिक एसिड। कार्बनिक एसिड को उसको कहेंगे, कार्बनिक एसिड उसको कहेंगे जिसमें कार्बन अवेलेबल होगा, कार्बनिक एसिड में कार्बन अवेलेबल होगा, कार्बनिक एसिड में कार्बन अवेलेबल होगा। जैसे ध्यान देना, फॉर्मिक एसिड का नाम सुना होगा, फॉर्मिक एसिड HCOOH कार्बन है कि नहीं। एसिटिक एसिड का नाम सुना होगा, CH3COOH एसिटिक एसिड। ये फॉर्मिक एसिड को बहुत बार पूछा है,
फॉर्मिक एसिड को बहुत बार पूछा है। क्या क्या पूछा, कहेगा कि फॉर्मिक एसिड कहाँ पाया जाता है, तो कहेगा कि चिट्टी के डंक में पाया जाता है। फॉर्मिक एसिड का फार्मूला क्या होता है, तो HCOOH होता है। इसी को कभी कभी लिख देता है H2CO2, H2CO2, ठीक है। इसका कभी कभी कहता है आईपेक नेम लिखिए, तो आईपेक नेम होता है मीथेनोइक एसिड, मीथेनोइक एसिड, मिथानोइक एसिड। तो ये बार बार सवाल पूछता है। दूसरा पूछता है एसिटिक एसिड। एसिटिक एसिड जो होता है, एसिटिक एसिड सिरका में पाया जाता है, जिसको विनेगर कह सकते हैं। विनेगर का फार्मूला पूछेगा तो यही कह सकते हैं, इसको एसिटिक एसिड कहते हैं। इसका नाम है एसिटिक एसिड, देखो यहाँ पे लिखा हुआ एसिटिक अम्ल यानी एसिटिक एसिड इसे कहते हैं। इसका आईपेक नाम पूछेगा तो कहेंगे इथेनोइक एसिड, इथेनोइक एसिड, इथानोइक एसिड का इसका आईपेक नेम है। लेकिन कॉमन नेम पूछेगा तो एसिटिक एसिड। ये कहाँ पाया जाता है, तो सिरका यानी विनेगर में पाया जाता है, ठीक है। देखो एक है इधर कार्बोनिक एसिड, ये कार्बोनिक एसिड इसको कहते हैं। देखो कहीं लिखल होगा कार्बोनिक एसिड, कार्बोनिक एसिड, देखो कार्बोनिक अम्ल, देखो यहाँ पे लिखा हुआ है कार्बोनिक अम्ल कहलाते हैं। जैसे देखो कार्बोनिक अम्ल, ऐसे अम्ल जो विभिन्न प्राकृतिक स्रोत जैसे पादप या जंतु, ये पादप या जंतु के स्रोत से यानी कि सोर्स से मिलते हैं, पादप या जंतु से प्राप्त किए जाते हैं। पादप यानी पेड़ पौधा या जीव जंतु से प्राप्त किए जाते हैं, कार्बनिक अम्ल कहलाते हैं। और सभी कार्बनिक अम्ल में कार्बन अनिवार्य रूप से उपस्थित होता है। अभी कहे थे उसमें कार्बन अवेलेबल होना चाहिए। विभिन्न प्रकार के फल, सब्जियां, दूध, दही एवं जीव कार्बनिक अम्लों के स्रोत है। साइट्रिक अम्ल, एसिटिक अम्ल, फॉर्मिक अम्ल, लैक्टिक अम्ल। लैक्टिक अम्ल का एक फार्मूला होता है, देखो यहाँ पे लिखा हुआ नहीं है लेकिन मैं बता देता हूँ। लैक्टिक एसिड का फार्मूला क्या होता है, CH3CHCOOH और यहाँ पे OH रहेगा। ये किसका फार्मूला है, ये लैक्टिक एसिड का फार्मूला है, याद कर लेना। ये लैक्टिक एसिड का फार्मूला है CH3CHOH, ये होता है लैक्टिक एसिड का फार्मूला। तो ये क्या है, ऑर्गेनिक एसिड है। इस सब जो है ऑर्गेनिक एसिड है। ऑर्गेनिक एसिड पहचानने का मेन रूल यह है कि यानी कि उसमें कार्बन अवेलेबल होना चाहिए। अगर उसमें कार्बन अवेलेबल है तो कहेंगे वो ऑर्गेनिक एसिड है, अगर कार्बन अवेलेबल नहीं है तो ऑर्गेनिक एसिड नहीं। अब देखो ऑर्गेनिक एसिड का कुछ यानी कि फैक्ट्स क्या है, क्या क्या इसका यूज है, कहाँ कहाँ पे इसका सोर्स है। तो देखो ऑर्गेनिक एसिड एंड देयर सोर्स, कहाँ कहाँ उसका सोर्स है। अभी बताए थे साइट्रिक एसिड, तो सिट्रिक एसिड जो भी खट्टा सब्सटेंस होता है, खट्टा पदार्थ होता है, मतलब उसमें जैसे नींबू हो गया, संतरा हो गया, टमाटर हल्का सा खट्टा लगता है, खट्टे फल हो गया, इसमें क्या पाया जाता है, तो कहेंगे सिट्रिक अम्ल। एक होता है एसिटिक अम्ल। एसिटिक अम्ल अभी बताए थे विनेगर में पाया जाता है, जिसको सिरका कहते हैं। एसिटिक अम्ल कहाँ पाया जाता है, विनेगर में। फॉर्मिक अम्ल अभी कहते हैं चींटी के डंक में, देखो मधुमक्खी या चींटियों के नेटल यानी कि डंक में पाया जाता है। लैक्टिक अम्ल, लैक्टिक अम्ल पाया जाता है दूध में। लैक्टिक अम्ल जो पाया जाता है कहाँ पाया जाता है, दूध में। जैसे देखो लैक्टिक अम्ल जो है खट्टा दूध या दही में। लैक्टिक अम्ल, अम्ल जो भी होता है यानी कि खट्टा होगा, तो खट्टा होगा तो यानी कि खट्टा लगे चाहिए ना, हाँ, तो खट्टे सब्सटेंस में इसीलिए कहते हैं कि एसिड का स्वाद कैसा होता है, तो खट्टा होता है। चलो स्कार्बिक अम्ल, स्कार्बिक आंवला देखा, आंवला खाइएगा तो हल्का सा खट्टा लगे, कभी कभी पपीता भी खाइएगा तो हल्का सा खट्टापन आता है, ठीक। अगला देखो टार्टेरिक अम्ल। टार्टेरिक अम्ल जो होता है इसे इमली में पाया जाता है। ये याद रखना कि टार्टेरिक अम्ल जो है कहाँ पाया जाता है, तो कहेंगे इमली में। टार्टेरिक अम्ल जो पाया जाता है इसे इमली में टार्टेरिक अम्ल पाया जाता है। अगला ऑक्जेलिक अम्ल। ऑक्जेलिक अम्ल या तो पालक में पाया जाएगा या तो टमाटर में। ऑक्जेलिक अम्ल जो है सिर्फ पालक या तो टमाटर में पाया जाएगा, ठीक है। तो हम उसका कार्बनिक का स्रोत भी देख लिए। अब देखो अकार्बनिक, अकार्बनिक किसको कहेंगे, अकार्बनिक में कार्बन अवेलेबल नहीं रहेगा। अकार्बनिक में कार्बन अवेलेबल नहीं रहेगा और ये भी क्या होना चाहिए, ये भी एसिड होगा यानी अम्ल होगा। इसको इनऑर्गेनिक एसिड कहते हैं। अकार्बनिक एसिड मतलब इनऑर्गेनिक एसिड कहते हैं, ध्यान देना। जैसे अकार्बनिक अथवा इसको खनिज अम्ल भी कहते हैं। अकार्बनिक को खनिज अम्ल भी कहते हैं। कोई दिक्कत ना, तो देखो इधर इधर ध्यान देना। अकार्बनिक तथा खनिज अम्ल प्राकृतिक रूप से नहीं पाए जाते हैं। देखो ये प्राकृतिक रूप से नहीं पाया जाता है, तो कैसे पाया जाता है, बल्कि इन्हें अकार्बनिक खनिजों से प्राप्त किया जाता है। खनिज के रूप में पाया जाता है, इसको खनिज से प्राप्त किया जाता है। खनिज अम्ल वस्तुतः ये यौगिक होते हैं। क्या होते हैं, यौगिक यानी कंपाउंड होते हैं, जिसमें हाइड्रोजन तथा आध्यात्मिक तत्व उपस्थित होते हैं। उसमें हाइड्रोजन तत्व उपस्थित होना चाहिए, किसमें,
अकार्बनिक में, और कार्बनिक में कार्बन, कार्बनिक में कार्बन और कार्बनिक में हाइड्रोजन उपस्थित होना चाहिए। ये दो चीज याद रखना, जैसे ध्यान देना। सल्फ्यूरिक अम्ल देखो तो हाइड्रोजन उपस्थित है, हाइड्रोजन उपस्थित है ना, जिसको कहते हैं हाइड्रोक्लोरिक एसिड। एक होता है H2SO4 जिसको कहते हैं सल्फ्यूरिक एसिड, एक होता है हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl को कहते हैं हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ठीक है। H2SO4 को, यही एसिड को कहते हैं किंग ऑफ एसिड, अम्लों का राजा H2SO4 को कहते हैं। इसका यूज कहाँ करते हैं, तो बैटरी में करते हैं, बैटरिया में करते हैं, इन्वर्टर में करते हैं, गाड़ी जो भी चलता है उसको गाड़ी के यानी जिसमें सल्फ्यूरिक एसिड उसमें यूज करते हैं, ठीक है। एक होता है नाइट्रिक एसिड, नाइट्रिक एसिड देखो तो हाइड्रोजन है, यानी हाइड्रोजन रहेगा, कार्बनिक एसिड में हाइड्रोजन रहेगा। अच्छा देखो यही कहाँ गया नाइट्रिक एसिड, सर्व प्रमुख खनिज अम्ल है जिन्हें बेंच अम्ल भी कहते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यानी कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। बेंच अम्ल मतलब कहेंगे, उसी को कहेंगे बेंच अम्ल, यानी कि कार्बनिक एसिड को कहते हैं बेंच अम्ल भी कहा जाता है, ठीक है। इतना समझ में आ गया। चलो अब इसका भी देख लेते हैं कि इसका यूज क्या है इसका स्रोत कुछ। देखो उपस्थिति के आधार पे, यानी कि अब देखो इसको जो है उपस्थिति के आधार पे, यानी कि इसको भी बांटा गया था अलग अलग में। तो देखो एक होता था ऑक्सी अम्ल, ऑक्सी अम्ल, तो ऑक्सी अम्ल में देखो अब यहाँ पे बताए थे, ध्यान देना, अभी जस्ट बताए थे यहाँ पे, कोई तो स्रोत के आधार पे कार्बनिक और अकार्बनिक हो गया। अब देखो ऑक्सी अम्ल एगो हाइड्रो अम्ल, तो ऑक्सीजन एवं हाइड्रोजन की उपस्थिति के आधार पे देखो ऑक्सी अम्ल एवं हाइड्रो अम्ल। तो देखो इसी का हम स्टडी कर रहे हैं कि ऑक्सी अम्ल कौन सा होगा। हाँ देखो यहाँ वे अम्ल जिसमें हाइड्रोजन परमाणु से एक ऑक्सीजन परमाणु संयुक्त रहता है। हाइड्रोजन परमाणु से कौन रहेगा, ऑक्सीजन जुटा रहेगा, संयुक्त माने जुटा रहेगा, तथा कम से कम एक अन्य तत्व भी उपस्थित होता है, उसी को ऑक्सी अम्ल कहते हैं। हाइड्रोजन ऑक्सीजन के साथ साथ अन्य तत्व भी उपस्थित रहेगा, उसी को क्या कहेंगे, ऑक्सी अम्ल कहेंगे। जैसे देखो तो हाइड्रोजन है, हाँ हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन है, हाइड्रोजन भी है, ऑक्सीजन भी है, उसके साथ एक अन्य तत्व है तो कहेंगे ऑक्सी अम्ल है। देखो तो हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है, उसके साथ अन्य तत्व है, कहेंगे ऑक्सी अम्ल है, ठीक। अच्छा अब बताओ कि ऑक्सी अम्ल तो पहचान लीजिएगा, तो बताओ ये ऑक्सी अम्ल है HCl, तो कहेंगे नहीं है। ऑक्सीजन हाइड्रोजन है, नहीं है, तो कहेंगे ऑक्सी अम्ल का उदाहरण नहीं है। ऑक्सी अम्ल में होना चाहिए जैसे H2SO4, H2SO4, हाइड्रोजन भी है, ऑक्सीजन भी है, एक बिचवा में है, तो कहेंगे ऑक्सी अम्ल है, ठीक है। तो ऑक्सी अम्ल का उदाहरण आपका यानी कि देख लिए। अच्छा ऑक्सी अम्ल कहा जाता है फास्फोरिक अम्ल, देखो किसको किसको, इसको कहते हैं फास्फोरिक अम्ल। ये बार बार पूछता है, ये आपका भी आई है, देखो इसको हम बना के बताते हैं। कहेगा कि कितना यानी कि इसमें यानी कि कैसा एसिड है, ट्राई एसिड है, मोनो एसिड है, डाई एसिड है, ट्राई एसिड है। तब पहले यानी कि पी है, तब पी को बीचों में लिख दो, और पी लिखने के बाद देखो तो कई वो ऑक्सीजन पहले ऊपर एक बॉन्ड लगा कर दे दो, अब बाकी बचा एक बॉन्ड इधर, एक बॉन्ड इधर, एक बॉन्ड इधर, 3 यानी कि 5 बॉन्ड इसका होता है। अब लगा दो O O O, देखो तो 4 को O हो गया। अब H सब पर लगा दो, H H H, बताओ OH क्या है, यानी कि 1 OH, 2 OH, 3 OH, तो कहेंगे ट्राई एसिड है, ठीक है। मोनोहाइड्रिक नहीं, यानी कि ट्राई हाइड्रिक एसिड है, यानी कि ट्राई यानी कि 3, यानी कि 3 देने की टेंडेंसी होता है। वो होता है मोनो, एक होता है डाई, एक होता है ट्राई। तो देखो यानी कि डाई ट्राई वाला भी दिखा देते हैं, H3PO3 ये डाई है, एक होता है H3PO2 ये क्या है, ये मोनो है। कहीं आप कैसे पता चला, तो कैसे पता चला, तो यहाँ देख लो, चलो देख लो, तुमको देखना ही है तो देख लो। पी है, पी पे ऊपर सबसे पहले ऑक्सीजन लगाना है, ऑक्सीजन के साथ साथ इधर ऑक्सीजन दो, इधर दो, 3 बॉन्ड लगा दिए। अब देखो यानी कि एक ऑक्सीजन इधर दे दो, एक ऑक्सीजन इधर दे दो, तो 3 ऑक्सीजन हो गया ना, हाइड्रोजन दो, एक यहाँ हाइड्रोजन दो, एक यहाँ हाइड्रोजन दो, एक यहाँ हाइड्रोजन दो। तो बताओ कि कै वो OH दे रहा है, नहीं बने तो कहेंगे ये डाई है। इसको बनाइएगा तो ये मोनो आएगा, और इसको बनाएंगे तो ट्राई आया ना। तो इस तरह से हम पहचान कर सकते हैं, ठीक है। चलो ऑक्सी अम्ल देख लिए। अब एक और है हाइड्रा अम्ल, तो हाइड्रा अम्ल किसको कहेंगे,
हाइड्रा अम्ल में ऑक्सीजन नहीं पाया जाएगा। ऑक्सीजन में ऑक्सीजन और हाइड्रोजन दोनों पाया जा रहा था, तथा हाइड्रोजन जो होगा ना सांद्र हाइड्रोजन समूह के किसी तत्व अथवा हाइड्रोजन फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन आदि के साथ समान किसी तत्व जैसे साइनाइड के साथ संयोजित होता है, उसमें ऑक्सीजन नहीं रहेगा, इसमें ऑक्सीजन नहीं रहेगा। हाइड्रा माने होता है हाइड्रोजन, हाइड्रोजन से बना हुआ अम्ल रहेगा, ठीक है। जैसे हाइड्रोक्लोरिक एसिड, हाइड्रोफ्लोरिक एसिड, हाइड्रोब्रोमिक एसिड, यानी कि हाइड्रोजन फ्लोराइड, ब्रोमाइड, आयोडाइड, ये सब जो है, हाइड्रोजन साइनाइड, ये सब किसका है, यानी कि हाइड्रा एसिड का है, हाइड्रा अम्ल का है। देखो वही चीज लिखा हुआ, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, हाइड्रोफ्लोरिक एसिड, हाइड्रोब्रोमिक एसिड, हाइड्रोसाइनाइड, ये सब किसका उदाहरण है, कहेंगे हाइड्रा एसिड का है। अगला आगे हम लोग देखे थे कि परवल अम्ल यानी कि स्ट्रॉन्ग एसिड। स्ट्रॉन्ग एसिड किसको कहेंगे, यानी कि जो यानी कि H+ आयन देने की टेंडेंसी ज्यादा है, यानी कि H+ यानी कि त्याग दे, जल्दी आयन में टूट जाए, इलेक्ट्रॉन देने की टेंडेंसी हो, H+ आयन देने की टेंडेंसी जल्दी हो, यानी कि तुरंत दे, यानी स्ट्रॉन्ग एसिड कहलाएगा। देखो वो अम्ल जो जलीय विलयन में पूर्णतः आयनित हो, पूर्ण रूप से टूट कर, यानी कि H+ आयन देने की टेंडेंसी होता है, जैसे हो जाते हैं परवल अम्ल कहलाते हैं। परवल अम्लों में प्रोटॉन अर्थात हाइड्रोजन आयन त्याग करने की उच्च क्षमता होता है, कहें ना कि यानी कि हाई टेंडेंसी होता है, जल्दी देने की क्षमता होता है, जैसे सल्फ्यूरिक एसिड हो गया, हाइड्रोक्लोरिक एसिड हो गया, नाइट्रिक एसिड हो गया, हाइड्रोजन ब्रोमाइड हो गया, आदि सब जो है सिर्फ परवल अम्ल के उदाहरण है, यानी स्ट्रॉन्ग एसिड का उदाहरण है, ये स्ट्रॉन्ग एसिड है, ठीक है। ये सभी जो है स्ट्रॉन्ग एसिड है। अगर स्ट्रॉन्ग एसिड पूछेगा तो कहिएगा सल्फ्यूरिक एसिड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, नाइट्रिक एसिड, हाइड्रोजन फ्लोराइड, हाइड्रोजन ब्रोमाइड, देखो ये सब जो है क्या है, स्ट्रॉन्ग एसिड के अंतर्गत आते हैं। अब एक होता है दुर्बल अम्ल, जिसको कहते हैं वीक एसिड। वीक एसिड के अंतर्गत हम उसको कहेंगे जिसमें कार्बन अवेलेबल रहेगा, कार्बन अवेलेबल रहेगा, वैसा एसिड को कहेंगे वीक एसिड। जैसे ध्यान देना, वे अम्ल जो जलीय में घुल कर के पूर्ण रूप से नहीं टूटेगा, आंशिक रूप से टूटेगा, पार्शियली आयोनाइज होगा, ठीक है ना, दुर्बल अम्ल कहलाते हैं। दुर्बल अम्ल अपने हाइड्रोजन आयन का पूर्ण त्याग नहीं करता, वो हाइड्रोजन आयन जो है उसको पूर्ण रूप से पूरी तरह से नहीं तोड़ेगा, उसको कहेंगे वीक एसिड, यानी कि दुर्बल अम्ल। वीक एसिड मतलब दुर्बल अम्ल। तो दुर्बल अम्ल का ये उदाहरण है जिससे इसमें कार्बन अवेलेबल रहेगा, जैसे देखो एसिटिक एसिड हो गया, फॉर्मिक एसिड हो गया, हाइड्रोजन सल्फाइड हो गया, H2S हो गया, ठीक है ना। तो देखो कार्बन रह भी सकता है, या तो इसका साइज जो है से जिसके साथ जुटा हुआ है उसका साइज बड़ा होना चाहिए। देखो यानी कि साझेदारी के साथ तो बना हुआ है, ये है, इसमें कार्बन देखो अवेलेबल है, HCOOH, यानी कि एसिटिक एसिड, फॉर्मिक एसिड, ये किसका उदाहरण है, तो दुर्बल अम्ल का है। तो दुर्बल अम्ल जो भी होता है इसका कहेंगे वो पूर्ण रूप से टूटेगा नहीं, ठीक है। दिल देखो अब समझ में आ जाएगा। हाँ, निम्नलिखित में से इनमें से कौन सबसे परवल अम्ल है, अभी बताए थे परवल अम्ल कौन है। अब देखो यहाँ एग्जाम्पल पहचानो, अभी कहे थे कि जिसमें H+ आयन देने की टेंडेंसी ज्यादा हो, कहेंगे परवल अम्ल है। तो परवल अम्ल पूछा है, तो परवल अम्ल क्या क्या कहेंगे, देखो हाइड्रोजन ज्यादा तो अम्ल कमजोर और कार्बन कमजोर करेगा, ठीक है, ऑक्सीजन मजबूत करेगा। देखो कार्बन जो है से कमजोर करेगा, ऑक्सीजन जो है से मजबूत करेगा, और हाइड्रोजन ज्यादा यानी कि रहेगा ना तो कमजोर अम्ल रहेगा। बताओ हाइड्रोजन के अम्ल जाते हैं और कार्बन नहीं होना चाहिए। देखो ये तो पहले वीक है, ये वीक है, अच्छा ये देखो स्ट्रॉन्ग है, ये स्ट्रॉन्ग है, ये स्ट्रॉन्ग है, ये स्ट्रॉन्ग है, H2SO, ये तो दोनों सेम है, H2SO4 H2SO4, ये आपका वीक है। ये घेरा जो लगा रहे हैं इसे वीक एसिड है, ये जो है इसे वीक एसिड है, ये सब वीक एसिड के अंतर्गत आएगा, लेकिन ऊपर जो है स्ट्रॉन्ग एसिड के अंतर्गत आएगा। ये आपका एग्जाम्पल था, ठीक है। पहचानेंगे कैसे, हाइड्रोजन ज्यादा रहेगा, हाइड्रोजन ज्यादा रहेगा तो कहेंगे वो अम्ल कमजोर है, और अगर कार्बन कमजोर कर, अगर उसमें कार्बन अवेलेबल है तो क्या कहेंगे, कमजोर है, वीक एसिड है। ऑक्सीजन मजबूत करेगा, जितना ज्यादा ऑक्सीजन रहेगा तो कहेंगे वो मजबूत कर रहा है। चलो आगे, अब सांद्र अम्ल जिसको कहेंगे कंसंट्रेटेड एसिड। तो कंसंट्रेटेड एसिड होता है डाइल्यूट एसिड, वह अम्लीय विलयन जिसमें अम्ल की मात्रा विलायक की तुलना में अपेक्षाकृत अधिक हो, सांद्र अम्ल कहलाता है। जैसे उसमें अपेक्षाकृत मतलब कि विलायक से अधिक है, मतलब कि क्या है,
अधिक से अधिक घुलल है। अम्ल की मात्रा विलायक की तुलना में अपेक्षाकृत अधिक घुला हुआ है। जिसे जितना घोलना चाहे था उससे अधिक घोल देंगे तो मतलब कहें कंसंट्रेटेड है। और डाइल्यूट का एक मतलब पानी मिला तो वह अम्लीय विलयन जिसमें अम्ल की मात्रा विलायक की तुलना में अपेक्षाकृत कम हो, तन्नु अम्ल कहलाता है, डाइल्यूट एसिड कहलाता है। देखो जैसे साल्ट है, ये पानी है, साल्ट और पानी है, यहाँ पे दिख रहा होगा, ये क्या है, सोलूट यानी विलेय है, विलायक है, और विलियन है। क्या करते हैं, यानी कि ये सॉल्ट को यानी कि पानी मिला देंगे तो क्या बन जाएगा, विलियन यानी सोल्यूशन बन जाएगा। ठीक है, अब डिपेंड करता है कि कैसा सोल्यूशन बनाए हैं। अगर मान लो इसमें से पानी निकाल के इसमें 50 ml डाले यानी कि 100 ml चीनी डाल दिए, ठीक है, तो ये कंसंट्रेटेड बनेगा। लेकिन यही चीज ये क्या कीजिएगा, 500 ml ले लिए पानी और 50 ml ले लिए चीनी और इसको डिजोल्व कीजिएगा तो ये डाइल्यूट बनेगा, यानी कि पतला डाइल्यूट बने तन्नु। अब देखो केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड, एसिड का कुछ प्रॉपर्टी होता है उसको मैं देख लेता हूँ। तो धातु के साथ क्रिया करेगा, एसिड जो है मेटल के साथ अभी क्रिया करता है, रिएक्शन करता है, रिएक्शन विद मेटल्स। अम्ल क्रियाशील धातु यानी रिएक्टिव मेटल के साथ क्रिया करते हैं और लवण लवण यानी साल्ट और हाइड्रोजन गैस निकालते हैं। कोई भी एसिड रहेगा लेकिन स्ट्रॉन्ग एसिड होना चाहिए, वो जल्दी करता है। एसिड का प्रॉपर्टीज है कि कोई भी मेटल के साथ, सब मेटल के साथ नहीं, वो मेटल के साथ, सभी मेटल का लिखा हुआ है, सभी मेटल लिखा रहेगा तो गलती होगा। अम्ल कहाँ देख लेते हैं, सभी मेटल, अम्ल क्रियाशील धातु लिखा है ना, क्रियाशील धातु के साथ अभिक्रिया, अगर सभी मेटल लिखल रहता तो गलती होता, ठीक है ना, सभी मेटल के साथ एसिड रिएक्शन नहीं करता है। और लवण और हाइड्रोजन गैस, जैसे ध्यान देना HCl है, HCl में मैग्नीशियम का टुकड़ा डाल दो, क्या करेगा, मैग्नीशियम क्लोराइड और हाइड्रोजन गैस लिबरेट करेगा, हाइड्रोजन गैस निकलना स्टार्ट हो जाएगा। और ये हाइड्रोजन गैस को क्या कर सकते हैं, गुब्बारा में बंद करके गुब्बारा में इकट्ठा कर लो, उसको गुब्बारा को छोड़िएगा तो ऊपर उड़ जाएगा, उड़ गया ऊपर रे। चलो देखो, हाँ, केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड, देखो यानी उड़ जाएगा ऊपर। अब देखो धातु कार्बोनेट तथा धातु हाइड्रोजन के साथ अभिक्रिया, रिएक्शन विथ मेटल कार्बोनेट एंड मेटल हाइड्रोजन, ये क्या करेगा, मेटल कार्बोनेट और मेटल हाइड्रोजन के साथ ये रिएक्शन करेगा। तो देखो अम्ल धातु कार्बोनेट एवं हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ अभिक्रिया करके लवण और कार्बन डाइऑक्साइड तथा जल का निर्माण करता है। जब भी रहेगा कोई एसिड और एसिड के साथ कार्बोनेट है, तो कार्बोनेट है तो क्या करेगा, वहां से तो साल्ट बनेबे करेगा, लवण बनेबे करेगा, पानी भी निकलेगा, पानी के साथ साथ वहां पे कार्बन डाइऑक्साइड निकलेगा, कार्बोनेट वाला में कार्बन डाइऑक्साइड निकलेगा, कार्बोनेट वाला में कार्बन डाइऑक्साइड निकलेगा। ठीक है, जैसे और दूसरा दिखाते हैं, दूसरा एग्जांपल देख लो। H2SO4 प्लस Na2CO3, इसको रिएक्शन करेंगे, ये क्या बनाएगा, ये बनाएगा Na2SO4 प्लस H2O प्लस CO2 बाहर निकलेगा। इस तरह से जब भी कार्बोनेट वाला एसिड के साथ रिएक्शन करेगा तो वहां से पानी और कार्बन यानी लवण बनाएगा और पानी निकलेगा और कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकलेगा। लेकिन वही चीज एसिड अगर खाली मेटल के साथ रिएक्शन करेगा तो लवण और हाइड्रोजन गैस लिबरेट करेगा, ये याद रखना, ठीक है। आगे केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड, एसिड का कुछ केमिकल प्रॉपर्टीज है उसको मैं देख लेता हूँ। चलो, क्षारक के साथ अभिक्रिया, रिएक्शन जो है यानी कि बेस के साथ भी करता है, कुछ एसिड के साथ करता है तो कुछ बेस के साथ करता है। तो एसिड वाला तो देख लिए, एसिड अगर मेटल के साथ रिएक्शन कर रहा है, सब मेटल के साथ नहीं, सब मेटल के साथ नहीं, क्रियाशील मेटल के साथ, अगर एसिड मेटल अभिक्रियाशील मेटल के साथ रिएक्शन करता है तो लवण तथा हाइड्रोजन गैस लिबरेट करता है। वही प्रकार अगर एसिड कार्बोनेट के साथ, किसी का भी कार्बोनेट रहेगा, मेटल का कार्बोनेट है, उसके साथ रिएक्शन करेगा तो क्या करेगा, वहां से लवण, कार्बन डाइऑक्साइड और पानी यानी कि H2O बनाएगा।
आगे देखो क्षारक वाला, आम्ल एवं क्षार परस्पर क्रिया करके आम्ल और क्षार दोनों परस्पर अभिक्रिया करके लवण तथा जल का निर्माण करता है, करके उदासीन जैसे न्यूट्रल करते हैं तथा लवण और जल का निर्माण करते हैं, यानी न्यूट्रल हो जाते हैं। एसिड और बेस जब भी मिलाइएगा तो न्यूट्रल हो जाएगा, लेकिन न्यूट्रल होने के लिए भी कंडीशन है, सब जगह नहीं होता है, ठीक है ना। इसमें क्या होता है, स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस रहेगा, स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस रहेगा तो कहेंगे ये न्यूट्रल हो जाएगा, वीक एसिड और वीक बेस रहेगा तो कहेंगे न्यूट्रल हो जाएगा, ठीक है। लेकिन अगर इसी प्रकार से अगर स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक बेस रहेगा तब ना 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 बाबा ना, ठीक है ना। हाँ, ये सबको ध्यान देना है, यानी कि अगर दोनों स्ट्रॉन्ग रहेगा या दोनों वीक रहेगा तभी इसका निर्माण करेगा इनकी साल्ट और जल का। अगर एगो स्ट्रॉन्ग है एगो वीक है तो कैसे होगा बाबू, बताओ। जैसे ध्यान देना, ये इतना बड़ा है ये इतना छोटा है, इससे इसमें हम डाल सकते हैं, लेकिन अगर ये पूरा भरा हुआ है इसमें डालेंगे तो डलाएगा नहीं ना, तो नहीं। लेकिन उसी प्रकार से अभी दोनों जो है से बराबर है, दोनों बराबर है तो कहेंगे इसका मटेरियल इसमें डाल सकते हैं और इसका मटेरियल इसमें डाल सकते हैं, ठीक है। तब पूरा पूरी भर जाएगा, ठीक है ना, तब पूरा यानी न्यूट्रल हो जाएगा, ठीक है। तो ये न्यूट्रल हो जाएगा, यानी स्ट्रॉन्ग यानी कि छोटा रहे तो दोनों छोटा होना चाहिए, बड़ा रहे तो दोनों बड़ा होना चाहिए। तो उसी प्रकार से एसिड होगा एगो बेस होगा तो अगर स्ट्रॉन्ग है तो दोनों स्ट्रॉन्ग होना चाहिए, वीक है तो दोनों वीक होना चाहिए। लेकिन अगर एगो बड़ा है एगो छोटा है तो ई वाला तेरा में डाल देंगे तो इनके सब चल जाएगा, मेरा में इसको डालेंगे तो हटेगा नहीं ना, तो ये न्यूट्रल होगा नहीं ना, नहीं। तो इस प्रकार से हम कहेंगे कि जब भी करेगा तो स्ट्रॉन्ग वाला स्ट्रॉन्ग के साथ और वीक वाला वीक के साथ, ये याद रखना। तो देखो हाइड्रोक्लोरिक एसिड KOH के साथ किया H2O और KCl यानी कि साल्ट का निर्माण किया। आगे अब प्रयोग देखना है, एसिड का प्रयोग यानी कि यूज कहाँ है, क्या प्रयोग है एसिड का। तो देखो अभी जस्ट देखे थे, एसिटिक अम्ल जो है सिरके में 3 से 6% होता है यानी कि अचार में, और सिट्रिक अम्ल यानी कि चमकदार नमक है और ये धातुओं को साफ करने में इसका यूज करते हैं। सल्फ्यूरिक अम्ल कार की बैटरी में यूज करते हैं, और क्या करते हैं पेट्रोलियम शोधन या तो डाई पेंट करने के निर्माण में। नाइट्रिक अम्ल देखो उर्वरक में, या तो एक्वारेजियम जैसे 3:1 में कहते थे ना हाइड्रोक्लोरिक एसिड और नाइट्रिक एसिड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड का 3 पार्ट और नाइट्रिक एसिड का 1 पार्ट, मतलब कहने का मतलब ये हुआ ये 40 ml का है ना, तो 40 ml का क्या करना, हाइड्रोक्लोरिक एसिड 3 बार 40-40 ले लेना, ठीक है, 3 बार 40-40 लेके कोई बीकर में डालना और 1 बार नाइट्रिक एसिड लेके और उस बीकर में डालना। जैसे मान लो ये बीकर है, यानी कि नाइट्रिक एसिड क्या करेंगे, हाइड्रोक्लोरिक एसिड 40 ml लेके इसमें डाल दिए, फिर 2 3 हाइड्रोक्लोरिक हो गया, और नाइट्रिक एसिड फिर इसमें 40 ml लेकर इसमें डाल देना और घोल देना है, डिजोल्व कर देना, और इसके बाद इसमें सोना को डाल देना है, तब पूरी तरह से घुल जाएगा। सोना या तो प्लेटिनम को, सोना या तो प्लेटिनम को घोल दिया, उसी को एक्वारेजिया कहते हैं, उसी को एक्वारेजिया कहते हैं। ठीक, देखो एक्वारेजिया लिखा हुआ, ठीक है। या तो इसको विस्फोटक के रूप में करते हैं, या तो रॉकेट ईंधन के रूप में, या तो ऑक्सीकारक के रूप में। सल्फर यानी हाइड्रोक्लोरिक एसिड को देखो एक्वारेजिया को ही डाई या तो औषधि या प्लास्टिक के निर्माण में। देखो बोरिक एसिड H3BO3 यानी कि पादप में बोरॉन की कमी को दूर करने के लिए, या तो चावल गेहूं संरक्षण या तो फाइबर ग्लास के निर्माण में करते हैं। या तो देखो कैरम बोर्ड जो खेलते हैं ना, ये चिकना होता है, स्मूथ होता है। देखो बोरिक एसिड होगा शायद, कहाँ है बोरिक एसिड, हाँ देखो बोरिक एसिड है, हाँ बोरिक एसिड देखो एकदम स्मूथ होगा, एकदम चिकना होगा। देखो देखो हाथ पे देखो, देखो बोरिक एसिड, यानी कि इसको कैरम बोर्ड पर जो खेलते हैं इसी तरह से व्हाइट लेके और ऐसे ऐसे देखो तो चिकना हो गया, हाथ जो है चिकना हो गया, और इसमें डाल दीजिएगा, देखो और डालते हैं, देखो 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 एकदम चिकना हो गया, लगता है कि यानी कि कैरम बोर्ड यानी कि खेलने लायक हो गया, ठीक है। तो यानी कि क्या है ये बोरिक एसिड है। आप इसको तो बढ़िया से देख सकते हैं, इसमें लिखा हुआ है बोरिक एसिड, देखिए बोरिक एसिड लिखा हुआ है। इसका यूज कहाँ करते हैं, या तो कैरम बोर्ड में करते हैं। देखो यहाँ बोरिक एसिड कहाँ गया, हाँ
बोरिक एसिड का यूज करते हैं चावल गेहूं संरक्षण में। जैसे अगर ये क्या हुआ है कैरम बोर्ड में या तो ड्राई लुब्रिकेंट में चिकना करने में इसका उपयोग करते हैं। ठीक, आगे देखो ऑक्जेलिक अम्ल। ऑक्जेलिक अम्ल का उपयोग कहाँ करते हैं? तो कपड़ों पर रंगाई में, या तो बेकिंग पाउडर में, या तो विस्फोटक में, या तो ब्लीचिंग में जंग के दाग को हटाने में। ऑक्जेलिक अम्ल, कोई भी कपड़ा में दाग लग गया है, नहीं छूट रहा है सरफ से, साबुन से नहीं छूट रहा, ऑक्जेलिक अम्ल लेके जाओ, तुरंत छुड़ा देगा। सब ही यानी कि कोई दाग रहेगा सबको छुड़ा देगा। इसीलिए यानी कि ऑक्जेलिक एसिड का यूज करते हैं। कोई कपड़ा का दाग कुछ भी लग गया है उसको छुड़ाने में काम करता है। ठीक है, अब देखो यहाँ क्षारक वे रासायनिक पदार्थ है। अब देखो क्षारक के बारे में आया है, तो क्षारक वे रासायनिक पदार्थ है। क्षारक जो है वे रासायनिक पदार्थ है जो जल में घुलकर हाइड्रोक्साइड आयन मुक्त करते हैं। क्षारकों में प्रोटॉन ग्रहण करने की प्रवृत्ति होती है। ये स्वाद में कड़वे होते हैं, पहले बता चुके हैं। और यह स्पर्श करने साबुन की तरह चिकना होता है, फिसल जानते हैं। क्षार लाल लिटमस पत्र को नीले कर देते हैं, बता चुके हैं। मिथाइल ऑरेंज को पीले तथा नेप्थेलिन को गुलाबी रंग में परिवर्तन कर देते हैं। ये अम्लों के साथ अभिक्रिया कर उदासीन कर देता है। कहते हैं कि क्षार जो है अम्ल के साथ अभिक्रिया करके उदासीन हो जाता है और जल का निर्माण करता है। लवण तथा देखो जल का निर्माण करते हैं। उसी प्रकार से क्षारक का उदाहरण देख लो, OH है, इसमें OH है या तो O है। कहे थे कि या तो मेटल के साथ OH या तो O लगल रहेगा तो कहेंगे क्षार है। देखो OH लगल है ना, तो कहेंगे क्षार है। यहाँ देखो NaOH, OH या तो O लगा हुआ है ना, यानी कि सोडियम है, मैग्नीशियम है, देखो यानी कि या तो हाइड्राइड यानी H भी लगल रहे। ठीक है, हाइड्राइड यानी कि कुछ कंसेप्ट ऐसा होता है कि सब जगह फॉलो नहीं कर सकते। एल्युमिनियम ऑक्साइड, ठीक है, एल्युमिनियम ऑक्साइड, ये सब क्या है? क्षार के उदाहरण है। अब देखो क्षारक के प्रकार, क्षारक के ही प्रकार होता है। देखो जल में विलेयता के आधार पर प्रबल और दुर्बल क्षारक, सांद्रता के आधार पे सांद्र क्षारक और तनु क्षारक, अम्लीय के आधार पे एकल अम्लीय क्षारक, द्वितीय अम्लीय क्षारक और त्रिअम्लीय क्षारक। अभी बताए थे एकल वाला, द्वितीय वाला और त्रि वाला बताए थे ना। हाँ, क्षारक था वो अम्ल वाला बताए थे। ठीक है, तो अम्ल वाला था एकल क्षारीय अम्ल, क्षारीय अम्ल, द्वितीय क्षारीय अम्ल, त्रिक्षारीय अम्ल, वो जो बताए थे इसके पहले से। ठीक है, तो देखो इसको इनके अलग अलग बेस के आधार पे हम लोग देखते हैं। बेस्ड ऑन दी सोल्युबिलिटी ऑफ वाटर, यानी कि जल में घुलने के बाद क्षारकों द्वारा उत्पन्न हाइड्रोक्साइड आयन की संख्या के आधार पर क्षारक दो वर्गों में विभाजित किया गया, एगो स्ट्रॉन्ग एगो वीक, एगो स्ट्रॉन्ग एगो वीक। जो भी मेटल यानी कि पहला ग्रुप वाला रहेगा, सोडियम पोटेशियम ये सब रहेगा, अगर इसका ऑक्साइड या हाइड्रोक्साइड है तो कहना स्ट्रॉन्ग है। जैसे ध्यान दें वे क्षारक जो जलीय विलयन में घुलकर पूर्णतः आयनित हो जाए प्रबल अम्ल कहलाते हैं। जल में घुलनशील क्षारक अल्कली, इसको कहते हैं अल्कली अथवा क्षार कहलाता है। अल्कली इसी को या तो क्षार अधिक संख्या में हाइड्रोक्साइड आयन उत्पन्न करते हैं। देखो सोडियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ये सब क्या है? स्ट्रॉन्ग एसिड के उदाहरण है। देखो बीक एसिड में कौन सा आएगा? तो बीक एसिड के अंतर्गत आएगा अमोनियम हाइड्रोक्साइड आया ना, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, ये सब जो है क्या है, यानी कि पूर्ण रूप से नहीं टूट पाएगा, उसको क्या कहेंगे? दुर्बल क्षारक। आगे यानी कि आप देखो कंसंट्रेशन के आधार पर सांद्रता यानी कि सांद्र क्षारक कैसे कहेंगे? वह जलीय विलयन जिसमें क्षारक की मात्रा अपेक्षाकृत अधिक होती है क्षारक अम्ल कहलाता है। इसके पहले यानी कि अम्ल वाला पढ़े थे, कंसंट्रेटेड वाला, यानी कि क्षार वाला पढ़ रहे हैं। उदाहरण के लिए सांद्र सोडियम हाइड्रोक्साइड, सांद्र अमोनियम हाइड्रोक्साइड। सांद्र होना चाहिए, तनु मतलब कि उसमें पानी की मात्रा अधिक रहेगा। वह जलीय विलयन जिसमें क्षारक की मात्रा अपेक्षाकृत कम हो, क्षारक की मात्रा जो है ना कम रहेगा और कंसंट्रेटेड वाला में क्षारक की मात्रा अधिक रहेगा। उदाहरण के लिए तनु हाइड्रोक्साइड, अमोनियम हाइड्रोक्साइड, ये सब तनु यानी कि पानी की मात्रा अधिक रहेगा, वो कहेंगे तनु है। पानी की मात्रा जिसमें कम रहेगा कहेंगे कंसंट्रेटेड। देखो अब एसिडिटी ऑफ द बेस, देखो क्षारकों की अम्लीयता इस बात से निर्धारित होती है कि उसमें कितने हाइड्रोक्साइड आयन उपस्थित है तथा वह कितने हाइड्रोजन के साथ संयोजित है। अम्लीय के आधार पे क्षारक तीन प्रकार के होते हैं। अभी कहते हैं एकल वाला, द्वितीय वाला, त्रि वाला। तो देखो मोनो एसिडिक बेस, तो मोनो एसिडिक बेस जैसे देखो इसको तोड़ेंगे तो Na+OH- ये खाली दे रहा है, के प्लस OH- एक ही गुण दे रहा है। तो
ए को देगा तो कहेंगे मोनो, अगर दो को देगा जैसे तो उसको डाई कहेंगे। जैसे ध्यान देना MgOH का होल्ट है, Mg2 + OH दो को दे रहा है ना, तो दो को जिसमें देगा उसको कहेंगे डाई, और तीन को जो देगा उसको कहेंगे ट्राई। ठीक, जैसे ध्यान देना Na+ और OH- एक ही गुण दिया, Mg2+ और OH- लेकिन दो OH-। कैसे, तो कहेंगे ये जो होता है फार्मूला होता है NaOH, और ये होता है MgOH के होल्ट वाइज, दो गुण है। अब देखो